तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस एक दूसरे सीरीज में कनेक्ट है, R1 R2 R3, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज़ के लिए ये होता है। इसका डेरिवेशन कैसे होगा, अगर डेरिवेशन कभी आ गया तो इसमें एक सेल या बैटरी जोड़ देना, बैटरी जोड़ दो, एक की लगा देना ऐसे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस करना, करंट हमेशा प्लस से जाएगा। जब भी V वोल्ट की बैटरी लगाए हैं, सीरीज में जब जुड़ता है तो जितने रेजिस्टेंस रहते हैं उन सब में पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये V2 मान लिया यहाँ पर, V3 मान लो यहाँ पर, तो यहाँ का पोटेंशियल अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, मतलब यही V तीन चीज़ों में बनता है, इसलिए V इक्वल टू हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3। ये डेरिवेशन है इसका। करंट तीनों में सेम रहता है, नाम रख सकते हो A B C D, तीनों में करंट सेम रहता है। अब यहाँ V की जगह वैल्यू रखनी है अपने को, बस आंसर आ जाएगा। तो ओम्स लॉ से होता है V इक्वल टू कितना, IR, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I तो सेम है R1, V2 इक्वल टू I सब में सेम है R2, V3 इक्वल टू I R3, यहाँ उठा के रख दो IR I R1 I R2 I R3, I कॉमन लेके कैंसिल कर दो, यहाँ से I कॉमन ले लोगे तो R1 प्लस R2 R3, ये इससे कैंसिल, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज़। समझ गए, कुछ नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल के लिए तुम चाहे जैसे बना सकते हो, ऐसे बना लेना थी, फटाफट फटाफट ऐसे रेजिस्टेंस बना लेना। इसमें सेल या बैटरी जोड़ दूँ, की लगा दूँ, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, करंट इधर से जाएगा, यहाँ जब यहाँ तक करंट पहुँचेगा इसके बाद अलग अलग हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, तो ये करंट जाएगा, तीनों में अलग अलग होगा। तो इसमें मान लेते हैं I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3। इसमें करंट तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, इसमें V तीन पार्ट में डिवाइड हुआ था। इसमें V तीनों में सेम रहेगा क्योंकि सेम टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यहाँ माइनस से ये जुड़ा है, प्लस से ये, इसमें माइनस से केवल ये जुड़ा था, बाकी सब ये वाला प्लस से जुड़ा था, ये अलग अलग थे, इसलिए V डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पर I अलग अलग हो जाएगा, तो I इक्वल टू हो गया कितना, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ से जैसे V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाई R, तो I1 इक्वल टू क्या होगा, V सेम में सब में R1, I2 इक्वल टू क्या होगा, V बाई R2, क्योंकि V सब में सेम है। तो I की जगह कितना रखेंगे, V बाई R, इधर रखेंगे क्या, V सेम है R1, इसके में V सेम है R2, इसमें V सेम है R3, V कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। समझ गए, ये है डेरिवेशन। अगर मान लो तीनों का रेजिस्टेंस सेम रहता, तीनों का रेजिस्टेंस क्या रहता, सेम, तो बताओ यहाँ V कितना होता, तो पता है, तो V सब में सेम होता, V बाई 3 V बाई 3 V बाई 3। नहीं समझा है, ये जो V रहता तीन पार्ट में बढ़ जाता बराबर, V बाई 3 V बाई 3, V1 V2 लिखने की जरूरत है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम रहता तो क्या होता, करंट तीनों में सेम होता, तो क्या होता, 3, यहाँ भी 3 और यहाँ पर बाई 3। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है।
तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कैसे भी पेपर में आ सकता है, जोड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए आ सकता है। जैसे देखो, जैसे एक रेजिस्टेंस ऐसे आया, फिर ऐसे दे दिया, ऐसा। इसको हम लोगों ने 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। 10 वोल्ट की बैटरी से अगर हमने कनेक्ट कर दिया, करंट आई, ये करंट इधर जाएगा, पता है ये बढ़ जाएगा। देखो इधर से करंट आई जाएगा ना, लेकिन ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों में अलग अलग करंट होगा। मान लो यहाँ क्या है 10 ओम, यहाँ मान लो 5 ओम है, यहाँ भी 5 ओम है। तो पता है करंट जितना भी जाएगा यहाँ से, इसमें आई, अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ तो आई ही पहुँचेगा, लेकिन इधर कितना हो जाएगा, अगर सेम है तो कितना हो जाएगा, I/2। यहाँ भी कितना हो जाएगा, आधा आधा। अगर ये अलग अलग होता ना, मान लो ये 5 है, ये 10 है, तब तुम्हें कुछ और लिखना पड़ता, समझ गए, तब करंट कुछ और होता, समझ गए कि नहीं। तो करंट हम रेशियो के हिसाब से निकाल देंगे। अब देखो करंट अगर अपने को बताना है कि सर्किट में करंट कितना है, तो V = होता है क्या, IR। तो I अगर निकालना है तो V/R। तो V अपने को पता है 10, R पता नहीं है। ध्यान से देख लो, R पता नहीं है तो R निकालेंगे सबसे पहले। ये दोनों पैरेलल में हैं, कैसे हैं, इनका रेजिस्टेंस मतलब रिजल्टेंट निकालो। तो 1/R = ऐसे लिख दो, क्या 1/5 + 1/10, समझ गए। तो इधर उधर इंटू कर दोगे, या 2 हैं तो डायरेक्ट कर सकते हो, 10 का यहाँ, इसका यहाँ, इसको उल्टा ज़रूर करना। बच्चे उल्टा करते नहीं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 10 और इसका किया 5 और यहाँ किया 5 × 10। अब इसको रिवर्स ज़रूर करना है। इसी को सॉल्व करके कितने बच्चे आंसर लिख देते हैं, सोचते हैं ये 15 और ये क्या है 50, यही आंसर लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। इसको उल्टा करना ही है। तो R = हो जाएगा 50/15। इसे अगर काटेंगे तो 10/3 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो ये हो गया अपना 10, और ये इसके बगल में इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया 10/3। ये दोनों सीरीज़ में हो गए, ये और इन दोनों का सम सीरीज़ में हो गया, इसलिए नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा 10 + 10/3, समझ गए। ऐसा तो यहाँ हो जाएगा 30 और ये कितना हो गया 40/3 ओम। ये रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ बस रख दो, आंसर आ जाएगा 40/3। 3 को यहाँ कर दो तो 10 × 3/40, तो 10 4 जात आ जाएगा कितना 3/4 रजिस्टर करंट है। करंट मतलब एम्पियर। इसको अगर और लिखोगे तो 0.4 समझ गए, इतना एम्पियर। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब अगर तुमसे पूछे ये वाला जो करंट है वो इसमें है, किस में है 10 में। अगर यहाँ और यहाँ पूछे, अब इसको निकालने के बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला कि यहाँ का V तुम्हें पता हो तो करंट निकल जाएगा अलग अलग, नहीं तो दूसरा कि ये जो है यहाँ से जब करंट जाएगा तो इन दोनों को रेशियो के हिसाब से, क्योंकि इनका देखो जो V इसका है वही V क्या है इसका, V सेम है, V क्या है सेम। तो इन दोनों का जो रेशियो हो रहा है उस हिसाब से हम बांट देंगे। तो मैंने तुम्हें बताया ही है, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट क्या होगा कम। ये करंट यहाँ तक पहुँचा, अब ये 2 जगह जाना चाहता है, तो मतलब ये करंट जो रहेगा इसका ज़्यादा पार्ट किस में जाएगा, कम पार्ट किस में जाएगा। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कितना जाएगा, तो तुम रेशियो निकाल लो। देखो 5:10 कितना हो रहा है 1:2। तो ऊपर वाले में कितना जाएगा, तो इन दोनों को सम करो, कितना हो रहा है 3, तो 3/2 ऊपर जाएगा, कितना 3 हो रहा है ना, तो 2/3 ऊपर जाएगा, और 1/3 कहाँ जाएगा नीचे जाएगा। समझ गए कि नहीं, समझ गए। ऊपर ज़्यादा रेशियो जानते हो उन्हें निकालना, नहीं जानते क्या, 1:2 है, समझ गए। तो 2 पार्ट ये डबल है इसका, तो मतलब करंट की डबल वैल्यू यहाँ जाएगी और 1 वैल्यू यहाँ जाएगी। तुम डायरेक्ट करंट बता सकते हो, मतलब 0.75 का 2/3 ये किस में जाएगा,
इसको काटोगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 25, यहाँ आ जाएगा कितना 0.50 एम्पियर। किस में जाएगा इसमें। अब बचा कितना 25 एम्पियर, कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। देखो टीचर जब चेक करेगी तो कुछ ज़्यादा चेक नहीं करती, उसको मेन आंसर से मतलब रहता है। समझ गए कि नहीं। तो इन्हें कौन सा मेथड कैसे लगाया है उससे मतलब नहीं है, फटाफट करके चेक आंसर दे दी। समझ गए। तो कई तरीके से सवाल पेपर में आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। चलो समझ गए, कुछ भी आ सकता है पेपर में। जैसे इस साल जो आया था मैं दिखाता हूँ, पिछली बार भी बताया था, अभी फिर बताते हैं। ध्यान से देखो, थ्री और है यहाँ पर 6 ओम लिखा है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना। 3 6 6 5 मार्क्स का सवाल है ये। उसमें एक सवाल और दिया है, एक ये है, मतलब इसमें 3 मार्क्स तो कम से कम मिलेंगे ही तुम्हें। ओम ओम है ये, सब जगह ओम है, समझ जाना। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द करंट। क्या पूछा है, करंट पूछा है। फाइंड द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। बस 3 मार्क्स में यही है, मतलब 5 मार्क्स का सवाल है, 2 नंबर के ऊपर और कुछ पूछा है। तो अब करंट निकालना है तो हम पहले जानते हैं V = IR होता है, I = V/R। तो V अपने को पता है लेकिन R नहीं पता है, R निकालो। ये दोनों सीरीज़ में है, कैसे हैं सीरीज़ में। तुम अपने मन से R1 R2 R3 R4 I5 कुछ भी ले सकते हो। देखो R1 R2 डरने की ज़रूरत नहीं है, R3 R4 और लिख दो R5। समझ गए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। R4 एंड R5 क्या है, R इन सीरीज़ में है, इसलिए इसका रिजल्टेंट जैसे 5 तक दिया है, 6 ले लेते हैं इसका रिजल्टेंट। तो R4 + R5 कितना हो जाएगा 6 + 6 सीरीज़ में है तो डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, 12 ओम हो गया। ये 12 हुआ ना। अब ये पूरा जब 12 हुआ तो ऊपर ये 6 के साथ ये 12 कैसे जुड़ा है, कैसे जुड़ा है ये पैरेलल में। समझ गए। तो मतलब ये 6 R6 एंड R2 किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसलिए इसका रिजल्टेंट मान लेते हैं R7। तो कितना हो जाएगा 1/R6 1/R2। देखो 2 रजिस्टेंस रहता है पैरेलल में, तो टीचर तुम्हें डायरेक्ट बताएगा, या हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये अगर R1 R2 पैरेलल में है ना, तो इसका रिजल्टेंट R डायरेक्ट लिखा करो, R1 × R2/R1 प्लस उल्टा करके डायरेक्ट लिख दिया करो। ये बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद होता है। समझ गए। टाइम बर्बाद होगा और अपने को टाइम बर्बाद करना नहीं है। यहाँ R7 लिखो, R7 डायरेक्ट लिखेंगे R6 × R2। R7 को हमने क्या मान लिया, इन दोनों क्या है रिजल्टेंट, जो भी सम करने पर आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल में जोड़ने के बाद। R6 + R2, R6 कितना है 12, ये 12 है, ये 6 है, 12 + 6 कितना होगा नीचे 18, 12 × 6 18। इन सब पे मार्क्स नहीं मिलेगा तुम्हें, जल्दी जल्दी आंसर लाना है। 3 और ये कटा कितना आ गया 4। समझ गए। R7 4 हो गया, मतलब यहाँ पर R7 हो गया, मतलब ये 3 आया, R7 4 आया और यहाँ पर 3 है। ये तीनों सीरीज़ में है, इसलिए नेट रिजल्टेंट कितना आएगा 3 + 4 + 3 10। समझ गए। ये आंसर आएगा
अब तुमने कहाँ तक सही करा है उस हिसाब से तुम्हें मार्क्स मिलेगा। आंसर नहीं है ये, आंसर नहीं है ये। अभी यहाँ रखेंगे हम आई इक्वल टू वी कितना है अपना 4.5, आर कितना है 10 काटोगे तो यहाँ पर पॉइंट ये इस साइड आ जाएगा पॉइंट, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 0.45। तो टीचर जब तुम्हें चेक करेगी तो डायरेक्ट ये तुम्हारा देखेगी, टिक मार देगी और ऊपर लाल 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 ऐसे पेन से कर देगी, मार्क्स मिल जाएंगे। समझ गए कि नहीं? उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारा एक एक अंग देखेगी तुमने कहाँ से क्या करा है। समझ गए? तो ये सही होना चाहिए। आ गया ना समझ में? अब चीज़ों को सीरीज में पैरेलल में जोड़ने पर दिक्कत है। मतलब बाबा देखो, जैसे मान लो 2 ओम है, दूसरा रेजिस्टेंस भी क्या है 2 ओम, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, और 2 ओम फिर से 2 ओम, ये क्या है सीरीज में जुड़ा है। अब इन दोनों में अंतर क्या है तो तुम देखोगे, स्विच यहाँ लगा है, इसके लिए भी सेपरेट सेपरेट हम स्विच लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम सेपरेट स्विच नहीं लगा सकते। एक ही स्विच रहेगा जो दोनों में वर्क करेगा। वो स्विच तुम चाहे जहाँ बना सकते हो, चाहे यहाँ बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, ठीक है। स्विच तुम इसमें चाहे जितना लगा दो, उससे मतलब नहीं है। कोई भी ऑफ रहेगा तो ये जलेगा नहीं, मतलब ये वर्क नहीं करेगा जो भी तुमने यहाँ पर लगाया है रेजिस्टेंस। अगर ये स्विच ऑफ हो गया तो दोनों बल्ब अगर लगाओ तो बल्ब बंद हो जाएगा। एक ड्रॉबैक ये है, यही 2 नंबर में इसके ऊपर पूछा गया है कि सीरीज़ में जोड़ने के फ़ायदे क्या हैं या ड्रॉबैक क्या है सीरीज़ का, पैरेलल में फ़ायदे क्या हैं। पैरेलल में फ़ायदा ये है कि सभी अप्लायंसेस अलग अलग स्विच से कनेक्ट रहते हैं। कोई भी एक अप्लायंसेस ख़राब हो गया, मतलब अगर तुमने यहाँ बल्ब लगा दिया है 2 और कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया सीरीज़ में, तो आगे वाला बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि ये तार जो होता है ना, जब फ्यूज होगा तार ऐसे ब्रेक हो जाता है। तो सर्किट ब्रेक हो गया, तो सर्किट ब्रेक हो गया तो इसके आगे करंट बढ़ेगा ही नहीं। तो अब इसके आगे करंट नहीं बढ़ेगा तो आगे वाला बल्ब नहीं जलेगा। अगर ये फ्यूज हो गया तब भी करंट सर्किट यहाँ जाएगा नहीं, तो भी दोनों में से कोई बल्ब नहीं जलेगा। ये लॉस है किसमें, सीरीज़ का। पैरेलल में कोई एक अप्लायंसेस अगर बंद हो जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है, कोई एक स्विच ख़राब हो जा रहा है, उससे मतलब नहीं है, सेकेंड वाला अपना वर्क करेगा। समझ गए कि नहीं? दूसरा ये है कि अगर ये 2 ओम है दोनों का रेजिस्टेंस, 2 से ज़्यादा आता नहीं, 2 ही पूछा है वहाँ पेपर में। सीबीएसई बोर्ड में मोस्टली डिफरेंस जो आते हैं मात्र 2 ही आते हैं। समझ गए? 2 से ज़्यादा आता नहीं है। समझे? अब सुनो, जैसे इसका रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो मैंने बताया पैरेलल का रेजिस्टेंस डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, आप ऐसे इंटू कर देंगे और क्या करेंगे, ऐसे प्लस कर देंगे। इसका रेजिस्टेंस अगर निकालें 2 + 2 कितना हो गया 4 ओम, यहाँ पर 4/4 तो कितना हो गया 1 ओम। तुम देख रहे हो बिजली किस में ज़्यादा कंज्यूम होगी, इसमें, क्योंकि किस में ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट निकलेगा, इसमें, क्योंकि ये 4 ओम हो गया दोनों जुड़कर और ये क्या हो रहा है 1 ओम। समझ गए? तो कभी कभी ऐसा भी कह सकता है, जैसे ऐसे मान लो एक सवाल आ गया, एक सवाल आया, क्या आया बालक, एल लेंथ का वायर है, क्या है, एल लेंथ का वायर है, उसको 3 इक्वल पार्ट में काट दिया गया। अब तीनों इक्वल पार्ट को एक बार पैरेलल में जोड़ा, एक बार सीरीज में जोड़ा। बताओ दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। सवाल समझ गए? नहीं समझे? समझ गए ने? नहीं समझे? देखो बात तो वही हो गई, एल लेंथ का वायर है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, फिर इसको पैरेलल में जोड़ दो और सीरीज में जोड़ दो। समझ गए?
तो बताओ सर्किट से पैरेलल सीरीज में जोड़कर बताओ कि दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। समझ गए सवाल? नहीं समझे? अरे सवाल क्यों नहीं समझ पा रहे हो? अरे धीरे धीरे बोल रहा हूँ। एक तार ले लो, 3 बराबर पार्ट में काट दो, तीनों तार में है रेजिस्टेंस। अब उसको एक बार सीरीज में जोड़ दो और एक बार क्या जोड़ दो सर्किट से पैरेलल में। तो बताओ उनके जो दोनों का अलग अलग रेजिस्टेंस आएगा उनका रेशियो कितना होगा। आया? नहीं आया? अब तुम लोग सोचोगे रेजिस्टेंस दिया ही नहीं तो निकालेंगे कैसे? क्या रेजिस्टेंस दिया ही नहीं तो निकालेंगे कैसे बाबा? बात सही है, सही है ना? क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो, क्या बोले? फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला लगाए? देखो देखो कुछ नहीं है। अगर 3 इक्वल पार्ट में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, पहले पूरे तार का रेजिस्टेंस R मान लो, तो एक पार्ट का हो जाएगा R/3, दूसरे का हो जाएगा कितना? R/3, तीसरे का R/3। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ये है कि 3 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करा है तो सब का रेजिस्टेंस सेम होगा, तो इसको R मान लो, इसको R मान लो, इसका रेजिस्टेंस R मान लो, और टोटल कितना हो जाएगा? 3R। तो ये सीरीज में कितना हो गया? रेजिस्टेंस जो सीरीज में हुआ वो कितना हुआ? 3R। समझ गए? ऐसा पैरेलल में जब इसको हम जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे? पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो R और R, तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा पैरेलल का? 1/R, 1/R, 1/R। तो R पैरेलल इक्वल टू 3/R। इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो R पैरेलल कितना आ जाएगा? R/3। इन दोनों का रेशियो पूछा है। अगर सीरीज टू पैरेलल पूछा है, सीरीज को ऊपर रखना और पैरेलल को नीचे रखना। अगर पैरेलल टू सीरीज पूछा तो पैरेलल को ऊपर रखना, इसको नीचे रखना। तो यहाँ हो जाएगा 3R और यहाँ कितना हो जाएगा? R/3। 3 कहाँ चला गया? ये कट गया तो आ गया कितना? 9। कितना आ गया? 9। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ने? सेम चीज़ लगता है कहाँ? ये सेम चीज़ होती है जब हम एक वायर को क्या करें? एक वायर को n टाइम खींच देते हैं। एक वायर है, एक वायर को ऐसा खींचो अपने को 3 टाइम हो जाए। क्या हो जाए? तो नया रेजिस्टेंस 9 टाइम हो जाता है। कितना हो जाता है? समझ नहीं पाए मैं क्या बोला? नहीं समझे? देखो एक वायर है, क्या है? वायर, उसकी लेंथ L है। क्या है? इसको हमने ऐसे पकड़ा और यूनिफॉर्मली खींच दिया। कुछ भी पेपर में आता है वाला, कैसा आ चुका है पेपर में, मजाक में मत लेके चलो। तुम लोग क्या सोच रहे हो? ये सब NCERT के ही कॉन्सेप्ट हैं, समझिए। अगर हम इसको खींचे और ये यूनिफॉर्मली बढ़े तो ये तार पतला हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम। कितना हो जाएगा? 3L हो गया इसकी लेंथ। तो तुम्हें बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया। क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इसका कितना होगा? तो याद रखो जब भी रेजिस्टेंस निकालेंगे वो 9 टाइम ही आएगा। जितना टाइम इंक्रीज होने है उसका स्क्वायर कर देना। क्या कर देना? स्क्वायर कर दोगे तो अपने आप निकल जाएगा क्या? हाँ 16 टाइम हो जाता है रेजिस्टेंस। वायर जैसे जैसे पतला होगा रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। क्यों बालक? क्या बोला? क्या बोला मैंने? यहाँ मज़े लेने के लिए आए हो? टाइम थोड़ी ना है। कम क्यों होगा? इधर फिर छुआ तुमने? हाँ देखा मैंने, देखा। तुम्हें बिना बताए लिए जाओगे नहीं थे यहाँ से। तो
समझ गए? दो बोल्ट के 3 सेल जुड़े हैं, तो 2 × 3 हो जाएगा कितना? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। और क्या कहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, ये डायग्राम बना दोगे, आंसर जो की दिया है क्या जोड़ने के लिए दिया ही है, एक की बना देना, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। समझ गए? अच्छे से बनाना, लाइन खींच के, मैं तो ऐसे ही बना दिया हूँ। अब 5 ओम का है, कौन सा? पहला 2 वाला क्या है? 5 ओम। ओम भी लिखना, ओम भी लिखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक एम मीटर लगा दो और क्या लगा दो? वोल्ट मीटर। तुम बताओ, 12 पे लगाना है। कह रहा है कि 12, देखो यहाँ लिखा है ना दूसरे वाले, उसके नीचे वाले सवाल में, वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, व्हाट इज रीडिंग एम मीटर एंड वोल्ट मीटर? बताओ, एम मीटर रीड्रॉ करना है, एम मीटर और वोल्ट मीटर। और एम मीटर कहाँ है तुम्हारा? एम मीटर और वोल्ट मीटर। एम मीटर हम कहीं भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर 12 पे कहा है, 12 पर ही जोड़ेंगे। और थोड़ा इसे बड़ा बना लेना, 12 पर ही वोल्ट मीटर जोड़ेंगे। समझ गए? जिस पे कहेगा उसी पर, और यहाँ पर एम मीटर जोड़ देना। अब इसकी रीडिंग पूछा है तो पहले हम लोग निकालेंगे करंट। क्या निकालेंगे? करंट। तो I = होता है V/R। अभी पढ़ चुके थे, V कितना है? 6। इसको जोड़ो, 12 8 20 5 जी। समझ गए कि नहीं? 25। तो इसको काटना सौर तो है नहीं, काट तो पाओगे। वैसे भी करंट अपने को पूछा नहीं है, अपने को करंट अच्छा पूछा है। एम मीटर में कितना रीडिंग आएगा? तो एम मीटर में इतनी ही रीडिंग आएगी। अब इसको काटना ही पड़ेगा तुम्हें। समझ गए? तो काटने की स्टाइल में तुम्हें पहले ही बताया हूँ, आज फिर बताता हूँ। ठीक है? समझ गए? तो इसका आंसर कितना आएगा? जैसे तुम्हें समझ में कुछ आ नहीं रहा है, बाबा समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो 0.24। देखो क्या हुआ, यहाँ 6 हुआ, 25। ये चीज़ तुम लोगों के सिलेबस से हटा दी गई है। पहले 10th में पढ़ाया जाता था, पुरानी बुक में देखोगे न, तो इसको एक लाइन में काटने का तरीका, तो उसमें कहता था बिना एक्चुअल डिवीज़न के इसको डिवाइड करो, मात्र इसके बाद जस्ट तुम्हें आंसर लिखना है। वो 10th के पहले चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ाया जाता था, जो सिलेबस के बाहर कर दिया। वो कह रहा है कि तुम छोटी क्लास में पढ़ कर आए हो, इसलिए अब नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है? देखो अब इधर हम लोग क्या करेंगे, जब ये 5 का फैक्टर होना है तो 4 का इंटू कर दो, 25 चौका कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ पर 100 लिखना, 2 काटना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट। देखो आंसर। अरे आया कि नहीं? अरे नहीं समझे? नहीं, यहाँ 5 का फैक्टर ही दिया रहता था, जितने 5 के फैक्टर हो उतने 2 के फैक्टर से इंटू कर दो। नहीं समझे? जैसे ऐसे रहता था 1 2 5 6 3, यहाँ रहता था 125। कहते थे बिना एक्चुअल डिवीजन के इसको करो। ये 5 की पावर 3 है, क्या है? 5 की पावर 3 है नीचे का, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 से इंटू कर देंगे। किससे इंटू कर देंगे? 8 से। तो ये हो जाएगा कितना? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। नहीं समझे? ये 2 की पावर 3 है, ये क्या है? 5 की पावर 3, और ये क्या है? 2 की पावर 3। 2 5 जा कितना होगा? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 1000। और 8 का जो इंटू करोगे वही आंसर होगा, केवल पीछे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, खत्म। तब नहीं है ना रूल, उसके लिए वही तो केवल बताया गया था। तब वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो चलता ही रहेगा। 2 5 के अलावा कुछ और नंबर आएगा ना डिनोमिनेटर में, वो होता है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। वो कभी पूरा कंप्लीटली डिवाइड होता ही नहीं है। समझे? ऐसा। तो चलो कोई बात नहीं है, ये एम्पियर आ गया। क्या आ गया? यही रीडिंग यहाँ पर दिखाएगा। अब पूछा है वोल्ट मीटर, यहाँ पे करंट कितना है बताओ। इसमें करंट अपने को दिखा रहा है 0.24।
एम्पियर। अब ध्यान से सुनना, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। फिर तुमने हाथ लगाया, क्या हो रहा है तुम्हें? अब तुम बताओ कि नहीं समझे। 5 ओम के रेजिस्टेंस में करंट कितना दिखाएगा? 8 ओम के रेजिस्टेंस में करंट कितना दिखाएगा? और 12 ओम के रेजिस्टेंस में करंट कितना दिखाएगा? बताओ। तुम्हें भी नहीं पता है। करंट, ये करंट जो रीडिंग आई है ना, वो इसके और इसके और इसके तीनों की सेम रहेगी, क्योंकि ये सीरीज में है ना। सीरीज में करंट तीनों में क्या रहता है? सेम। समझ गए कि नहीं? पैरेलल में तीनों में क्या रहेगा? पोटेंशियल सेम। क्या? करंट अलग अलग होता है। अब यही सब है, छोटी छोटी बातें तुम लोग को अभी बताया था, याद ही नहीं है। तो यहाँ बताओ V इक्वल टू क्या होगा? I R। इसके लिए बता रहे हैं 12 के लिए। I कितना है वहाँ पर? 0.24। R कितना है? इसमें इंटू कर देना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? बहुत इजी है। यहाँ का पोटेंशियल भी सेम होगा 8 का। हाँ, 8 में पोटेंशियल कितना होगा? चलो ये बता दो अच्छे। 8 में पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना ही, जितना ये आएगा। 8 से इंटू कर देंगे, जितना ये आएगा। क्या बोल रहे हो? 0.24 को 0.24 को 8 से इंटू करके आएगा। सही बोल रहा है। यहाँ किसका इंटू करके आया? 12 का। यहाँ किसका इंटू करके आएगा? 8 का। यहाँ किसका इंटू करके आएगा? 5 का। समय होशियार मत बनो, वाले पेपर में कर नहीं पाओगे। अभी पेपर देखा ही था, 5 नंबर कैसे आया था तुम्हें। अगर किस बाबा इलेक्ट्रिक पावर जो होगा क्या होगा? इलेक्ट्रिक पावर। तो ये वर्क डन पावर वही वाला है, बस इलेक्ट्रिक वर्क होगा अपॉन पर यूनिट टाइम, मतलब इलेक्ट्रिक वर्क इन पर यूनिट टाइम। अब इलेक्ट्रिक वर्क को हम लोगों ने जब V इक्वल टू पढ़ा था, V इक्वल टू क्या पढ़ा था? हाँ, V इक्वल टू W बाई Q, वर्क के फॉर्म में थे। W इक्वल टू क्या पढ़ा था? V Q। समझ गए? तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे V Q W नहीं T। Q बाई T क्या पढ़ा था? Q बाई T क्या पढ़ा था? Q बाई T क्या होता था? पावर। हाँ, Q बाई T क्या होता था? विनित I। तो यही है पावर। यही क्या है? पावर। समझ गए कि नहीं? P इक्वल टू वी आई क्या हो गया? पावर। अब पावर की और सारे फार्मूले बने हैं, जैसे V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो V की जगह अगर आई आर रखेंगे तो पावर का फार्मूला यहाँ आई आर रखेंगे ना, तो I में I का इंटू हो जाएगा, I स्क्वायर आर। अब I की जगह रख सकते हैं V बाई आर। यहाँ V बाई आर अगर रखोगे ना I की जगह, I इक्वल टू V बाई आर पुट करोगे तो V में V का इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बाई आर। ये पावर के 3 फार्मूले। एक ऑब्जेक्टिव दिया है एनसीईआरटी में इसी पर बेस्ड कि पावर के कौन से फार्मूले नहीं होंगे। 3 ये दिए हुए हैं, चौथा उसमें दिया है दूसरा कुछ, तो वो तुम्हें बताना है कि ये नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? तो ऐसे पावर के पता रहना चाहिए। समझ गए? अब सुनो बाबा, तो अब देखो एक हीटिंग इफेक्ट आएगा। क्या आएगा? वर्क ही हीटिंग इफेक्ट देगा। तो बताओ यहाँ वर्क की जगह हम क्या रखें? क्या है? देखो वर्क की जगह हम क्या रखेंगे? P इक्वल टू क्या लिखोगे? W बाई T। तो W इक्वल टू पी टी। P कितना लिखेंगे हम? P कितना लिखेंगे? वी आई। तो वी आई टी पी हो गया, वी आई टी।
अब इसी की जगह आर का फॉर्म अगर हम लोग रख दें तो वो हीटिंग इफेक्ट को देता है। किसको देता है? इसको जूल ने दिया था, इसलिए जूल का हीटिंग इफेक्ट हो जाता है। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। देखो बुक में लिखा होगा, मिला मार्क भी मैंने करवाया है। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही जूल्स लॉ है, नीचे देखो दिया होगा। जूल्स लॉ मतलब जो हीटिंग इफेक्ट देगा तार कितना गर्म होगा, वो डिपेंड करेगा आई पर। किस पर? करंट पर। किस पर? करंट की वैल्यू जितना होगा उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट देगा। रजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट देगा। टाइम जितने समय तक करंट फ्लो होता रहेगा उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट देगा। जैसे तुमने देखा होगा स्टार्टिंग में अगर हम लोग फैन चालू करते हैं तो कम गर्म रहता है, धीरे 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 वो गर्म होता जाता है समय के साथ। क्यों बाबा? हाँ, नहीं समझे? आगे चलते हैं, समझना भी नहीं है तुम्हें। चलो, तो अब सवाल पूछो। ये नई बुक है ना? हो गया, आगे ख़त्म हो गया चैप्टर लग रहा है। आगे दिया है यहाँ पर पावर की एसआई यूनिट वाट होती है। क्या होती है? एसआई यूनिट पावर की क्या है? वाट है। समझ गए? क्या बोले? हाँ, वाट है। अब इसका एक कॉमर्शियल यूनिट दिया है। क्या दिया है? कॉमर्शियल यूनिट। तो वाट को हम क्या कहते हैं? देखो, वर्क को कितना कहते हैं? जूल। इसको क्या कहते हैं? सेकेंड। तो 1 जूल पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं? 1 वाट। समझ गए? तो 1 जूल इक्वल टू कितना होगा? वाट सेकेंड। कितना होगा? 1 वाट सेकेंड। 1 वाट सेकेंड को 1 जूल कहेंगे। तो कॉमर्शियल यूनिट जो होती है, कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आर होती है। क्या होती है? आर। कॉमर्शियल यूनिट का मतलब अपना जो मीटर है, लास्ट वाले पैरा में यही दिया हुआ है। लास्ट वाले पैरा में चैप्टर ख़त्म होने से पहले, समझ गए? किलोवाट आर। समझ गए? तो किलोवाट आर ये 9th में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। 1 किलोवाट आर। इसीलिए तुम अपना मीटर जब देखोगे ना, उसमें KWH लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? KWH। अरे मीटर में, समझ गए कि नहीं? किलोवाट आर मिटा दिया तुमने? हाँ, देखो 1 यूनिट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 यूनिट। अगर बिजली का बिल 1 यूनिट आ गया, बिजली मतलब 1 यूनिट खपत हो गई, तो उसका मतलब कितना होगा? 1 किलोवाट आर। इसको हम जूल सेकेंड में बदलते हैं। मतलब जूल और से मतलब इसको वाट को, किलोवाट को वाट में बदलो। 1 किलोवाट में कितना वाट होगा? 1000 वाट। घंटे को सेकेंड में बदलो, 3600 सेकेंड। तो ये हो गया 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5 वाट सेकेंड। तो इसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। क्या लिख सकते हैं? वाट सेकेंड को हम क्या लिखते हैं? जूल। इतनी जूल एनर्जी ख़त्म होती है। समझ गए कि नहीं? तब आता है बिजली का बिल। कितनी यूनिट बिजली गिरती है? 1 यूनिट। समझ गए कि नहीं? समझे? 746। समझ गए? तो ऐसा रहता है। तो सब लिखवाया है ना मैंने, 1 हॉर्स पावर वाला। तो पहले लिखवाया होगा किलोवाट हिस्सा। हाँ, अरे लिखवाया होगा।